हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की पाठ्य योजना जो कि कक्षा 7 के लिए होगी। कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9 तीनों क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आज का जो हमारा प्रकरण है वो है गुप्त वंश। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आप ये क्लास 6, 7, 8, 9 सभी क्लासेस में पढ़ा सकते हैं। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को लेसन प्लान बनाने में इस वीडियो से सहायता मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, चाहे वो पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, चाहे वो सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड हो, किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, बिल्कुल फ्री है। तो जिससे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे कि वीडियोज़ बन रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आप सभी को पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। अगर आप लोग डेली बेसिस मेरी वीडियोज़ देखते होंगे तो आप लोगों को रटा गया होगा कि किस तरीके से पाठ्य योजना बनाना होता है। कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट आपको छात्राध्यापक का नाम लिखना है, यानी आपको अपना नाम लिखना है। लड़की है तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। इस तरीके से कॉलम बना के दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय इतिहास का है, कक्षा 7वीं है। वैसे आप यहाँ पे 6, 7, 8, 9 चारों क्लासों के लिए पढ़ा सकते हैं। वर्ग यहाँ पे लिखना है, वर्ग अपने अनुसार लिखिएगा। आप जिस सेक्शन में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, अ, ब, स जो भी है। कालांश 7वां यहाँ लिखा गया है, कालांश भी आप अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र लिखवाते हैं। चक्र और कालांश सेम है। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप चाहेंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। अवधि 40 मिनट का है। 40 मिनट आपके क्लास में जितना भी समय आपको दे वो लिखिएगा यहाँ पे। वैसे मानक अवधि होती है वो 35 से 50 मिनट होती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारा आज का जो प्रकरण है वो है गुप्त वंश। अगली हेडिंग लिखनी है आपको सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के सामने देखिए लिखा गया है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है इसके पहले अगर आप इतिहास का कोई पाठ्य योजना बनाए हुए हैं, उसमें जो सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, सेम वही सामान्य उद्देश्य यहाँ पे यूज हो जाएगा। क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषय के अनुसार ही बदलता है। अगर इतिहास विषय ही है, दूसरा लेसन प्लान बना रहे हैं, तीसरा लेसन प्लान बना रहे हैं, तो हर बार सामान्य उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि उससे आपका पेज पहले तो भरा जाएगा, दूसरा टाइम आपका जाएगा, वेस्ट होगा। जब सामान्य उद्देश्य चेंज ही नहीं होता, विषय के अनुसार चेंज होता है। आपका इतिहास ही विषय है अगर, तो वो तो चेंज नहीं होगा। इतिहास विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या सिखाना है, आपको उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना है, इसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो वो तो आप पहले ही लिख चुके हैं पहले पाठ्य योजना में। तो यहाँ पे पूर्ववत लिख दीजिए। अगर नहीं देखिए, आपको नहीं पता है सामान्य उद्देश्य, तो ऊपर आई बटन पर मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके क्लिक करके सामान्य उद्देश्य देख सकते हैं। अगली हेडिंग आप बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंदर बात की जाती है आपका जो चैप्टर होता है। जैसे हमारा आज का चैप्टर क्या है, गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के बारे में बताने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उसके बारे में इसमें विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र गुप्त वंश के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र गुप्त वंश के ऐतिहासिक तथ्यों घटनाओं को पहचान सकेंगे। अगली हेडिंग है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा गया छात्र गुप्त वंश की घटनाओं गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला पॉइंट है छात्र गुप्त वंश के बारे में अतीत के उदाहरण दे सकेंगे। अगली हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखा गया छात्र ऐतिहासिक तथ्यों घटनाओं से संबंधित सामग्री का संग्रह कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। सहायक सामग्री अगली हेडिंग आती है। अब सहायक सामग्री के अंतर्गत आप जिस सामग्री की सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए 40 मिनट की या 45 मिनट की क्लास में, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। तो पहला पॉइंट लिखा गया चौक, डस्टर का यूज करेंगे, लपेट सैम्पट का यूज करेंगे, चार्ट, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें यूज करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब अगली हेडिंग आती है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया यहाँ पे छात्र गुप्त वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब उनको सामान्य सी जानकारी है गुप्त वंश के बारे में, डिटेल में नहीं जानते। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं हम यहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न को 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, लड़कियां तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा, और तीसरा कॉलम है छात्र कथन। इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है जिसको मैं बता देता हूँ। पहले तो जो प्रश्न पूछेंगे वो जिगजैग फॉर्म में होने चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। मतलब कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछेगा छात्राध्यापक बच्चों से, भारत की राजधानी का क्या नाम है? बच्चे बोलेंगे नई दिल्ली। दूसरा प्रश्न है नई दिल्ली में कौन सी मीनार है? बच्चे बोलेंगे कुतुब मीनार। ये तो बच्चे आराम से पता ले जाएंगे। तीसरा है कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है? बच्चे अगर गुप्त वंश के बारे में जानते हैं सामान्य में तो महरौली स्तंभ, क्योंकि गुप्त वंश ने ही उसको बनवाया था, तो इसके बारे में बच्चे बता ले जाएंगे। अब चौथा प्रश्न है महरौली स्तंभ किस काल में बना था? बच्चे बताएंगे यहाँ पे गुप्त काल में। और चौथा प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा। चौथे प्रश्न में आपका प्रकरण निकल गया। 5वें प्रश्न में आपको समस्यात्मक बनाना होता है, जिससे बच्चे जब समस्यात्मक होंगे, मतलब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, तभी तो आप बोलेंगे कि मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाऊँगा।
तो पांचों प्रश्न पूछेंगे आप बच्चों से, गुप्त काल के बारे में आप क्या जानते हैं, आप विस्तारपूर्वक बताइए। बच्चे नहीं बता पाएंगे विस्तारपूर्वक से, तो ये प्रश्न हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया, छात्रों आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि वो गुप्त वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे एक चिन्ह लिखा गया प्रस्तुतिकरण, लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे लिखना होता है। प्रस्तुतिकरण को यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, लड़के तो छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन, श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो बच्चे बोलेंगे श्रीगुप्त। दूसरा प्रश्न है श्रीगुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं, बच्चे डिटेल नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगा। गुप्त वंश के बारे में यहाँ पे स्पष्टीकरण देंगे। शिक्षण बिंदु है गुप्त वंश, स्पष्टीकरण देखिए यहाँ लिखा गया है। इसके बाद इसके बारे में आपको बताना है बच्चों को, कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ, यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत में के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों तक से भी अधिक समय तक राज किया था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल में उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में अधिक प्रगति हुई। गुप्त राजवंश का पहला राजा था। उसके बाद घटोत्कच राजा बना। चंद्रगुप्त इस वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने राजाधिराज की उपाधि धारण की तथा एक नए संवत विक्रम संवत को चलाया। आप सभी को पता है विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त, यहाँ पे इन्होंने चलाया था। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट वाले कॉलम में जो आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया उन्हीं में से यहाँ पे मेन पॉइंट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया, कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ, वह वंश गुप्त वंश था। अब यहाँ पे बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, जो पढ़ाए रहेंगे उसी से प्रश्न रिलेटेड पूछेंगे। पहला प्रश्न है, कुषाणों के पश्चात के वंश को किस नाम से जाना जाता है, बच्चे बोलेंगे गुप्त वंश के नाम से। फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे बनता है, राजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, बच्चे बोलेंगे चंद्रगुप्त ने। तीसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद इसका शासक कौन बना, बच्चे बोलेंगे समुद्रगुप्त। और चौथा है, समुद्रगुप्त के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक हो जाएंगे। समस्यात्मक जैसे होंगे अपना स्पष्टीकरण इसके बारे में फिर दीजिए। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त इस वंश का दूसरा महान शासक था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ पर समुद्रगुप्त का अभिलेख खुदवाया। यह समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखा गया है। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विषय में अभियान का वर्णन है। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा, इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में भी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है। विजय प्राप्त करने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त ने सोने के सिक्कों का निर्माण कराया जिसमें अश्वमेध के घोड़े अंकित हैं। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट में देखिए लिखा गया, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त इस वंश का महान शासक था। अब फिर से आता है बोध प्रश्न, यहाँ पे पूछा जाएगा। बोध प्रश्न देखिए पूछा गया, पहला प्रश्न, गुप्त वंश का दूसरा महान राजा कौन था, बच्चे बोलेंगे समुद्रगुप्त। दूसरा प्रश्न है, किस ग्रंथ में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, तो बच्चे बोलेंगे प्रयाग प्रशस्ति। तीसरा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, बच्चे बोलेंगे समुद्रगुप्त को। चौथा प्रश्न है, उसने किस प्रकार के सिक्कों का निर्माण कराया, बच्चे बोलेंगे सोने के सिक्कों का। अब श्यामपट्ट कार्य आता है। श्यामपट्ट सारांश में देखिए लिखा गया, पहला यहाँ पे पॉइंट, महरौली स्तंभ गुप्त काल में बनवाया गया था। दूसरा है यहाँ पे पॉइंट, कुषाणों के पश्चात एक नए वंश अर्थात गुप्त वंश का उदय हुआ। तीसरा यहाँ पे है पॉइंट, चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त इस वंश का दूसरा महान शासक था। निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में जब बच्चों को आप कार्य देंगे श्यामपट्ट कार्य उतारने के लिए, तो आप निरीक्षण कर लीजिए क्लास में घूम घूम के। देखिए यहाँ वही चीज़ लिखा गया है, छात्राध्यापक द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा। छात्रों की व्यक्तिगत समस्या का निवारण उसी स्थान पर किया जाएगा तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाएगा। इसके बारे में मैं बता भी चुका हूँ काफ़ी वीडियो में, क्यों ऐसा किया जाता है। अगर किसी एक बच्चे को दिक्कत होती है तो वहीं पे उसका निवारण कर दीजिए, जिससे बाकी बच्चे डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर कोई समस्या है जो काफ़ी बच्चों को हो रही है, तो अगर अलग अलग व्यक्तिगत रूप से उस समस्या को दूर करेंगे सभी के सेम समस्या का, तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। इसलिए सभी के समस्याओं का निवारण एक साथ श्यामपट्ट पर कर दीजिए, जिससे सारे बच्चों का जो समस्या है वो एक साथ निपट जाए। अब इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, गुप्त काल को भारत का कौन सा युग कहा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद दूसरा शासक कौन था। तीसरा प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की। और अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया गया है।
छात्र गुप्त वंश के बारे में पढ़कर आएंगे। और लास्ट में यहाँ पे सुझाव है, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक है। यहाँ पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करे। आपकी पाठ्य योजना में अगर कोई कमी होगी तो यहाँ पर लिखा जाएगा, कोई अच्छाई होगी तो लिखा जाएगा, जिससे आप अगले पाठ्य योजना में उसको सुधार सकें। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।